सौ बात की एक बात यह कि ईरान को चला कौन रहा है, ईरान की सेना कौन सी है। क्या आईआरजीसी ही सेना है? क्या आईआरजीसी ही सरकार है? क्या आईआरजीसी ने ही तय किया कि सुप्रीम लीडर कौन होगा? यह युद्ध लड़ कौन रहा है, कमान किसके हाथ में है? क्योंकि ईरान की सेना का नाम तो सुनाई नहीं दे रहा, आईआरजीसी का नाम सुनाई दे रहा है। तो क्या ईरान में दो सेनाएं हैं? यह आईआरजीसी है क्या? क्योंकि ईरान की सेना को तो आर्तिश कहते हैं। तो यह जो युद्ध चल रहा है इसमें आर्तिश का नाम क्यों नहीं आ रहा, हर जगह आईआरजीसी का नाम क्यों आ रहा है? जो खबर आई कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को चुन लिया गया है, उसमें भी कहा जा रहा है कि आईआरजीसी चाहती थी कि मुश्तबा खामनेई के हाथ में कमान दे दी जाए। यानी सबसे ताकतवर तो फिर वहां आईआरजीसी हो गई। तो ये आईआरजीसी ही ईरान की सेना है या ईरान की सेना की एक इकाई है? आईआरजीसी ईरान की सेना के अंडर आती है या आईआरजीसी ईरान की सेना को कंट्रोल करती है? ये युद्ध कौन लड़ रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक ईरान के सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। तो वो क्या है कि ईरान में बाकी देशों की तरह एक सेना नहीं है, ईरान में दो सेनाएं हैं। जी, दो सेनाएं हैं। एक है रेगुलर सेना जिसको कहते हैं आर्तिश, और जो आईआरजीसी है वो अलग सेना है, वो आर्तिश के अधीन नहीं है, उसकी कोई इकाई भी नहीं है वो, बल्कि वो सबसे ताकतवर है। और इस युद्ध में तो वही मुख्य सेना का काम कर रही है। आईआरजीसी का पूरा नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ये ईरान की विशेष सेना है जो सामान्य सेना से अलग है, और ये ईरान के सबसे बड़े नेता, जिसे सुप्रीम लीडर कहते हैं, उसके सीधे आदेश पर काम करती है। ये तो अब सब जान ही गए हैं कि सुप्रीम लीडर ईरान का सबसे ऊंचा धार्मिक और राजनीतिक नेता होता है। तो ये दो सेनाएं क्यों हैं, इसके पीछे की वजह है 1979 की इस्लामी क्रांति। 1979 से पहले ईरान में शाह का राज था और ईरान के शाह के अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते थे, बल्कि इल्जाम ही यही थे कि शाह अमेरिका के ही हिसाब से चलते थे और ईरान को चलाते थे। और आरोप यह थे कि ईरान के तेल से असली कमाई अमेरिका कर रहा था और ईरान के आम लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा था। तो पब्लिक शाह के खिलाफ हो गई थी और धार्मिक नेताओं ने शाह के खिलाफ आंदोलन चलाया था, और वो ईरान को, और उनका इल्जाम था कि शाह ईरान को पश्चिमी सभ्यता में ढाल रहे हैं। तो एक आकलन यह है कि धर्मगुरुओं ने आम लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि असली खुशहाली तभी आएगी जब ईरान इस्लामी विचारधारा से चलेगा। विद्रोह को लीड किया था आयतुल्ला खुमैनी ने, ये खामनेई थे, वो खुमैनी थे। और 1979 में इस्लामी क्रांति हुई, शाह को ईरान से भागना पड़ा और इस्लामी धर्मगुरुओं का राज हो गया ईरान पर। वही राज अब तक चल रहा है। 1979 में आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर बने थे और शाह के बाद ईरान की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी और ईरान इस्लामी कानून के हिसाब से चलने लगा और एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। शाह का राज तो खत्म हो गया, शाह के प्रशासन में जो लोग थे वो तो हटा दिए गए, लेकिन सेना पर इस्लामी शासन को पूरा यकीन नहीं था, क्योंकि शाह के टाइम की सेना तो वैसी ही प्रोफेशनल सेना थी जैसी बाकी देशों में सेना होती है। उस सेना की वफादारी धर्मगुरुओं को होगी, इसका भरोसा आयतुल्ला खुमैनी को पूरी तरह नहीं था। शाह का तख्ता पलट करके सत्ता में आए धर्मगुरु चाहते थे कि सब कुछ इस्लाम के हिसाब से चले, यानी इस्लामी क्रांति की विचारधारा सेना में भी हो, और देश को सेना तो चाहिए ही थी, पुरानी सेना को ऐसी हटा तो सकते नहीं थे। तो एक रास्ता तो यह था जैसा पाकिस्तान में चुना गया। 1977 में पाकिस्तान में भुट्टो का तख्ता पलट करके जनरल जियाउल हक सत्ता में आ गए थे। तो जिया तो खुद उसी सेना में थे, तो उन्होंने सेना का ही इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया था। और अंग्रेजों की सेना से निकलकर जो प्रोफेशनल आर्मी पाकिस्तान को मिली थी, उसको जियाउल हक ने एक तरह से अल्लाह की आर्मी बनाने के लिए सेना में ही इस्लामी विचारधारा खुलकर ठूंसनी शुरू कर दी। अब जिसका नतीजा दशकों बाद यह हुआ है कि अब पाकिस्तान की सेना का ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इस्लामीकरण हो चुका है और आसिम मुनीर जैसे जनरल उसको चला रहे हैं। लेकिन आयतुल्ला खुमैनी ने वो रास्ता नहीं चुना। सेना को तो उन्होंने वैसे ही रहने दिया जैसी वो थी शाह के टाइम में,
उसको वहां कहते हैं आर्तिश। लेकिन आर्तिश में कहीं शाह के वफादार ना हो और वो उनका और इस्लामी शासन का ही तख्ता पलट ना कर दें, तो अपनी सुरक्षा के लिए और इस्लामी क्रांति की विचारधारा की सुरक्षा के लिए एक छोटी सी टुकड़ी अलग से बनाई गई, जिसको नाम दिया उन्होंने IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। इसके नाम में यही था कि इस्लामिक रेवोल्यूशन को गार्ड करेगी ये टुकड़ी, यानी इस्लामी क्रांति को, यानी आयतुल्लाह के शासन को। लेकिन आयतुल्लाह का राज शुरू होते ही एक साल बाद सद्दाम हुसैन के राज वाले ईरान के पड़ोसी इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। आयतुल्लाह तो सत्ता में आए ही थे शाह और अमेरिका को ईरान से बाहर करने के लिए, तो अमेरिका भी उस वक्त चाहता था कि इराक ईरान से आयतुल्लाह के राज को खत्म कर दे, जंग जीत ले। लेकिन ईरान इराक युद्ध तो 1988 तक लंबा चलता रहा और ईरान लड़ता रहा इराक से। इस युद्ध में सुप्रीम लीडर ने सीधा IRGC को कंट्रोल किया और जो छोटी सी टुकड़ी इस्लामी शासन को लागू करने के लिए और क्रांति की विचारधारा की सुरक्षा करने के लिए आयतुल्लाह ने बनाई थी IRGC, वो 9 साल चले युद्ध में इतनी ताकतवर हो गई, उसको इतना पैसा, इतने हथियार दे दिए इस्लामी शासन ने, इतने नए सैनिक उसमें भर्ती कर लिए कि वो टुकड़ी अपने आप में एक नई सेना ही बन गई और वो सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर चलने वाली, इस्लामी निजाम को कायम रखने वाली कट्टर सेना खड़ी हो गई। जो पुरानी सेना थी आर्तिश, वो भी बनी रही। तो ये एक ऐसा देश बन गया जिसके पास सेना ही 2 हो गई, एक IRGC, एक आर्तिश। तो IRGC के पास सेना से अलग, यानी आर्तिश से अलग, अपनी आर्मी यानी थल सेना भी है, सेना से अलग अपनी नेवी भी है, अपनी एयरफोर्स भी है। यानी ईरान की आर्तिश यानी रेगुलर सेना की अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तो है ही, जैसी सब देशों में होती है। IRGC की अलग आर्मी है, IRGC की अलग नेवी है, IRGC की अलग एयरफोर्स है। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही नहीं, IRGC की अपनी इंटेलिजेंस की ब्रांच है, अपना खुफिया विभाग है, अपनी कमांडो फोर्स IRGC की अलग है। और ये तो हो गया सेना का काम। IRGC देश के अंदर पुलिस का काम भी करती है वहां पर। तो एक पुलिस है, रेगुलर पुलिस जैसी सब जगह होती है, सब देशों में होती है। ईरान में IRGC की एक फोर्स है जिसको कहते हैं बसीज, वो एक अलग ही पुलिस है, पुलिस से अलग पुलिस, नाम है बसीज। बसीज एक तरह से वॉलंटियर फोर्स है जो देश के अंदर, इस ईरान के अंदर इस्लामी कानून लागू करने का काम करती है। देश के अंदर इस्लामी शासन के खिलाफ कोई विद्रोह होता है तो IRGC की बसीज ही उसको कुचलने का काम करती है। यानी आयतुल्लाह शासन ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि सेना भी आयतुल्लाह के लिए, पुलिस भी आयतुल्लाह के लिए। रेगुलर सेना और पुलिस अलग हैं, जो बाकी रेगुलर सुरक्षा देखते रहते हैं, रूटीन के काम देखते रहते हैं। लेकिन इस्लामी शासन के लिए कोई चुनौती खड़ी हो तो IRGC ही सेना है, IRGC ही पुलिस है। अभी रुकिए, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। IRGC ही सरकारी कंपनियों को भी चलाती है, खासकर तेल कंपनियों को। सारा पैसा ईरान की सरकार को एक तरह से तेल से ही आता है, तो वो भी ज्यादातर IRGC के हाथ में। यानी IRGC के जरिए सुप्रीम लीडर के हाथ, ये सब कुछ सुप्रीम लीडर के हाथ में। तेल कंपनियां ही नहीं, टेलीकॉम कंपनियां भी IRGC चलाती है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी IRGC चलाती है, सरकारी बैंक भी IRGC चलाती है, माइनिंग कंपनियां भी IRGC चलाती है, हवाई कंपनियां भी IRGC चलाती है। यानी पूरा टोटल कंट्रोल ईरान की अर्थव्यवस्था पर IRGC का है, यानी इस्लामी शासन का है। और सुनिए, IRGC की एक और खास फोर्स है जिसका नाम आपने सुना हो शायद, कुद्स फोर्स। ये कुद्स फोर्स क्या है, ये क्या करती है? ये ईरान के बाहर दूसरे देशों में ऐसे लड़ाके खड़ी करती है जो ईरान के समर्थन से, ईरान के धर्मगुरुओं के शासन की विचारधारा से वहां एक तरह से ईरान का साम्राज्य फैलाए। ये कुद्स फोर्स करती है, ईरान का विचारधारा का साम्राज्य फैलाने का काम, और ईरान इस्लामी देशों का लीडर बन जाए, ये कुद्स फोर्स का काम है। यही कुद्स फोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन देती है, उसी ने हिजबुल्लाह को बनाया, कुद्स फोर्स ने, वो भी IRGC, इजराइल से लड़ने के लिए हिजबुल्लाह को बनाया। तो ये जो इजराइल ने लेबनान में जंग छेड़ दी है, ये जंग भी एक तरह से ईरान के खिलाफ ही है।
क्योंकि लेबनान से चल रहे हिजबुल्लाह संगठन के पीछे भी आईआरजीसी ही है, ईरान ही है। आईआरजीसी की यही कुद्स फोर्स यमन में हूथी विद्रोहियों को समर्थन दे रही है वहां की सरकार से लड़ने के लिए। यही आईआरजीसी की कुद्स फोर्स हमास को समर्थन देती है इजराइल से लड़ने के लिए। इसी आधार पर अमेरिका ने आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। और ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं ना कि ईरान में रजीम चेंज करवाना है, सत्ता परिवर्तन करवाना है, उनका मकसद है, तो पब्लिक ये नहीं समझ पा रही कि आयतुल्लाह को पहले ही दिन मार दिया था जंग शुरू करते ही, तो वो रजीम चेंज क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारा सिस्टम आयतुल्लाह खुमैनी के जमाने से ही आईआरजीसी के अधीन कर दिया गया था। वही सेना है, वही पुलिस है, वही सरकार है। तो सवाल ये कि वो जो रेगुलर सेना है, वो आर्टिश रेगुलर सेना, वो क्या करती है फिर? अब जब सब कुछ ही आईआरजीसी कर रही है तो वो क्या कर रही है? दो सेना है तो दूसरी और ओरिजिनल वाली सेना वो क्या कर रही है? तो सेना जो है ईरान की, उसमें अनुमान है उसमें कोई 4 लाख सैनिक हैं और आईआरजीसी में 1.5-2 लाख सैनिक हैं। यानी आईआरजीसी से बड़ी तो वो रेगुलर सेना है, लेकिन दशकों से सारा बजट, सारे संसाधन, सब कुछ जा रहा है आईआरजीसी को। तो असली सेना अब हो गई है आईआरजीसी। मिसाइल बनाती है आईआरजीसी, ड्रोन बनाती है आईआरजीसी, परमाणु कार्यक्रम चलाती है आईआरजीसी। और रेगुलर सेना का काम है सीमाओं की सुरक्षा करना। मतलब एक तरह से आप समझ लो कि अब इस्लामिक क्रांति के बाद इतने सालों में ऐसा हो गया है कि मिलिट्री तो हो गई आईआरजीसी, और असली में जो मिलिट्री थी वो एक तरह से हो गई है पैरामिलिट्री। जैसे हमारे यहां बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल वगैरह है ना, वैसी अब हो गई है ईरान की सेना। और युद्ध को असल में कंट्रोल कर रही है आईआरजीसी। यानी अमेरिका या इजराइल कोई भी ईरान पर सिर्फ एक सुप्रीम लीडर को मारने से या टॉप लीडरशिप को मारने से कंट्रोल कर ले, ऐसा मुश्किल है। जब तक आईआरजीसी खड़ी है तब तक ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद बना आयतुल्लाह शासन खड़ा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। 100 बात की एक बात,